हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का विज्ञान का पहला चैप्टर। आप सब जानते हैं कि 10th में जो विज्ञान है उसको 3 भागों में बांटा है। एक रसायन विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान और तीसरा जीव विज्ञान। तो जो उसका पहला चैप्टर है वो रसायन से संबंधित है और उसे हम पढ़ेंगे। और पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो हम प्रतिदिन अपने आसपास कई रासायनिक अभिक्रियाओं को होते देखते हैं। जब आप सुबह अपने लिए चाय बनाते हैं या दूध गर्म करते हैं तो गैस जलाते हैं जिसमें एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस को जलाते हैं। उस लिक्विड पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक होता है ब्यूटेन और वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने लगती है। तो इस तरह से एलपीजी का जलना क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। किसका जलना? एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का जलना रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। यदि हम कोयले को भी जलाएं, कोयले का मुख्य घटक कार्बन होता है और कोयले को भी जलाएं तो एक रासायनिक क्रिया होती है। तो दूसरा उदाहरण हम लिख सकते हैं कोयले का जलना। ये दहन अभिक्रियाएं हैं, कोयले का जलना। एक और उदाहरण देखते हैं। यदि आप बरसात में लोहे की किसी वस्तु को खुले वायुमंडल में रख दें तो उसके ऊपर एक लाल भूरे रंग की परत बन जाती है जिसे हम सामान्य रूप से कहते हैं जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो तीसरा एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे? लोहे पर जंग लगना। जंग लगना। इसी तरह से जब हम कोई भोजन का पाचन होता है हमारे शरीर में, जब भोजन का पाचन होता है तो कई प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती है और भोजन जो है वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है या कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। और उस ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण एक रासायनिक शब्द है। अगर हम ये कहें कि हम सांस लेते हैं तो सांस लेते समय हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में ग्लूकोज से क्रिया करके, किससे क्रिया करके? ग्लूकोज से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन क्या करती है? हमारे शरीर में ग्लूकोज से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है। तो जो सांस लेना है वो भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन क्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगर हम गर्मियों में दूध को बहुत समय तक फ्रिज में ना रखकर बाहर रखा रहने दें तो वो उच्च ताप पर कुछ समय बाद फट जाता है। हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि दूध फट गया, लेकिन उसे हम कहते हैं कि अवक्षेपण हो गया। क्या हो गया? अवक्षेपण। रासायनिक शब्द उसके लिए अवक्षेपण है। जो उसमें पदार्थ होते हैं वो तली में बैठ जाते हैं, प्रोटीन है या बहुत सारे पदार्थ होते हैं वो नीचे तली में बैठ जाते हैं। तो दूध का फटना भी क्या है? एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल आप अपने आसपास होते हुए देखते हैं। दूध का फटना,
किसके अंतर्गत आएगा? रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से ये रासायनिक अभिक्रियाएं आप अपने आसपास होते हुए देखते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, उसे कैसे परिभाषित करेंगे? तो किसी भी पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन द्वारा दूसरे पदार्थ में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जब कोई पदार्थ रासायनिक परिवर्तन द्वारा दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, एक पदार्थ या कोई पदार्थ रासायनिक परिवर्तन द्वारा नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी तरह का रासायनिक परिवर्तन होगा और इन परिवर्तन को हम कैसे पहचान सकते हैं? रंग के द्वारा पहचान सकते हैं, रंग में परिवर्तन हुआ या पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ या फिर उसके गंध में परिवर्तन हुआ। तो इस तरह से हम कई प्रकार के परिवर्तनों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को हम किस प्रकार से लिखते हैं या किस प्रकार से व्यक्त करते हैं? तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब हम बोलते हैं, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो इस तरह से लिखना थोड़ा जटिल होता है और यहाँ हमें बहुत सारी जानकारी नहीं मिल पाती है। कार्बन का सूत्र क्या है, इसकी भी जानकारी नहीं मिलती, ऑक्सीजन का सूत्र क्या है, इसकी भी जानकारी नहीं मिलती। तो इस अभिक्रिया को जब हम संकेत द्वारा या उसके सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। मैं यहाँ दो तरह से आपको अभिक्रिया बताऊंगी, पहले शब्द रूप में लिखकर और फिर समीकरण के रूप में लिखकर। सबसे पहले हम बहुत सरल उदाहरण लेते हैं। कार्बन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये शब्द रूप में रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। किस रूप में? शब्द रूप में। तो ये शब्द रूप में लिखा है। यहाँ भी हमें किसी भी तरह की ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है, ना हमें ये पता चल रहा है कि कार्बन का संकेत क्या है या कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है। तो जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को किस तरह से परिभाषित करोगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया को किसके द्वारा? अभिक्रिया को संकेत या सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण
कहलाता है। तो अब सभी को रासायनिक समीकरण की परिभाषा समझ में आ गई होगी। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसे हम किसके द्वारा, सूत्र और संकेत द्वारा प्रदर्शित करें तो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये अभिक्रिया लिखी हुई है। अब कार्बन का सूत्र क्या है, C है। ऑक्सीजन का सूत्र क्या है, O2 है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है, CO2 है। ये सबसे सरल रिएक्शन है केमिस्ट्री में, रसायन में ये बहुत सबसे सरल रिएक्शन मानी जाती है। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलकर क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। किसी भी समीकरण को लिखने के 2-3 नियम होते हैं और उसमें सबसे पहला नियम है कि अभिकारक को, अब एक नया शब्द आया कि अभिकारक क्या है, तो जो पदार्थ रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक, क्रियाकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। जो पदार्थ किसमें, रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक। अभिकारक, इसको क्रियाकारक भी लिखते हैं, रिएक्टेंट भी कहते हैं। तो जो पदार्थ रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक। तो अभिकारक को हमेशा बाईं ओर लिखते हैं। जो रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखी थी कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलकर, तो मैंने बाईं ओर लिखा कार्बन किसके साथ जलकर, ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो जो उत्पाद है, दूसरा शब्द आएगा उत्पाद। उत्पाद, और इनको क्रियाफल भी कहते हैं, प्रोडक्ट। ये क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जिनसे क्रिया होती है, क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। और उत्पाद क्या है, क्रिया में उत्पन्न होने वाले पदार्थ, उत्पन्न होने वाले। जो पदार्थ क्रिया में भाग ले रहे हैं उनको हमने कहाँ लिखा, बाईं ओर लिखा। जो क्रिया में बनते हैं उनको हम दाईं ओर लिखते हैं। तो पहला नियम क्या हुआ, क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को बाईं ओर और क्रिया में बनने वाले पदार्थों को दाईं ओर लिखा जाता है। क्रिया कारक या अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर का चिन्ह लगाते हैं जिसकी नोक हमेशा क्रियाफल या उत्पाद की ओर होती है। अभिकारक और उत्पाद के बीच में क्या करते हैं, एक एरो, एक तीर का चिन्ह लगाते हैं जिसकी नोक हमेशा किसकी ओर होती है, उत्पाद की ओर होती है। आप सोच रहे होंगे कि एक तीर का चिन्ह लगाना है, ऐसा लगा दिया तो ये तो उल्टा हो गया। क्या हो गया, उल्टी अभिक्रिया हो गई। तो जो तीर की नोक है वो हमेशा किस ओर होगी, उत्पाद की ओर होती है। यदि अभिकारक या उत्पाद, तीसरा नियम है, यदि अभिकारक या उत्पाद 2 या 2 से अधिक है, कितने, 2 या 2 से अधिक है, तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ 2 अभिकारक हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, तो उनके बीच में हमने क्या किया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। एक दूसरी रिएक्शन हम लिखकर देखते हैं। चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो यहाँ पर किसको गर्म कर रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को। इसको गर्म किया। गर्म करने पर तो गर्म किसको किया है? कैल्शियम कार्बोनेट को। क्या हो गया? अभिकारक। कहाँ लिखा मैंने? बाईं ओर लिख लिया। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको दाईं ओर लिख लिया। दूसरा नियम क्या कहता है? दोनों के बीच में, अभिकारक और उत्पाद के बीच में हम एक तीर का चिन्ह लगाते हैं। तो ये तीर का चिन्ह लगा दिया। अब अभिकारक यहाँ एक है और उत्पाद कितने हैं? 2 हैं। तो इनके बीच में हम एक प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो ये 3 सामान्य नियम है जिसके अनुसार हम किसी रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। अब यहाँ पर रासायनिक समीकरण, ये दोनों रिएक्शन मैंने जो लिखी है ये संतुलित है। संतुलित मतलब दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होना। यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, यहाँ इस रिएक्शन में कैल्शियम 1 है, यहाँ भी 1 है, कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, तो दाईं ओर 2 और 1 3 है। तो ऐसे समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। सभी समीकरण संतुलित नहीं होती, उन्हें हमें संतुलित करना पड़ता है। तो अब हम पढ़ेंगे समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं? सबसे सरल तरीका बताऊंगी पहले कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। यहाँ पर आप पहले 4 बिंदु लिखेंगे। सबसे पहले हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि धातु है, मेटल है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? मेटल को संतुलित करते हैं। किसको? मेटल को। जैसे जिंक है, सोडियम है, कॉपर है, आयरन है। तो इस तरह से सबसे पहले हम किसको संतुलित करेंगे? धातु को, मेटल को संतुलित करेंगे। फिर दूसरे नंबर पर हम अधातु, नॉन मेटल को संतुलित करेंगे। किसको संतुलित करेंगे? नॉन मेटल को। और नॉन मेटल में क्या होगा? कार्बन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, इनको संतुलित करते हैं। क्लोरीन है, ब्रोमीन है। तो इस तरह से सबसे पहले नंबर पर धातु को संतुलित करेंगे, दूसरे नंबर पर हम अधातु को संतुलित करेंगे, तीसरे नंबर पर हम ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। किसको? ऑक्सीजन को। और अंत में हम हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। तो ये 4 बिंदु आपको एक क्रम में याद रखना है। पहले धातु को संतुलित करेंगे, फिर हम अधातु को संतुलित करेंगे, तीसरे नंबर पर हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे और चौथे नंबर पर हम हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। छोटी छोटी रिएक्शन पहले लिखेंगे। यहाँ मैंने एक रिएक्शन लिखी H2 प्लस O2 और इसे हम विद्युत धारा यदि हम प्रवाहित करते हैं दोनों गैसों को लेकर, तो यहाँ H2O बनता है। आपको यहाँ रिएक्शन याद नहीं रखना है, संतुलित करने की मेथड देखना है, संतुलित कैसे कर रहे हैं ये देखना है। इस रिएक्शन में कोई धातु दिखाई दे रही है क्या? कोई धातु दिखाई नहीं दे रही है। तो दूसरे नंबर पर अधातु। अब अधातु भी हमें, वैसे ये दोनों अधातु ही हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हमें अधातु भी दिखाई नहीं दे रही है। अब हम तीसरे नंबर पर ऑक्सीजन दिया ही है, तो ऑक्सीजन को देखते हैं। बाईं ओर ऑक्सीजन 2 है, दाईं ओर 1 है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। ऑक्सीजन संतुलित हो गई। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन कितनी है? 4 और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। अब 2 दूनी 4,
तो ये 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 ऑक्सीजन यहाँ है। दूसरी रिएक्शन लिखते हैं, Mg3N2 प्लस H2O, Mg3N2 प्लस H2O ये बनाएगा MgOH होल ट्वाइस प्लस NH3 प्लस NH3। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखें, हमें धातु दिखाई दे रही है, मैग्नीशियम धातु है। यहाँ धातु कितनी है? धातु परमाणु 3 है, इधर धातु परमाणु 1 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3। कितना लिख दिया? 3 लिख दिया। अब हम अधातु को देखेंगे। यहाँ अधातु नाइट्रोजन है, तो यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं? 2 हैं। यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं? 1 हैं। यहाँ 2 लिख दिया। जब भी हम कोई अंक लिखे तो हम पहली स्टेप से शुरू करें कि कहीं कोई दूसरा परिवर्तन तो नहीं हो गया। नाइट्रोजन यहाँ 2 लिखने पर धातु में कोई परिवर्तन नहीं आया और अधातु भी 2-2 हो गए। अब हम ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? यहाँ ये होल ट्वाइस है, ये 2 और 3 से इसे मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 हो जाएंगे, 3 दूनी 6। तो मैंने यहाँ 6 लिखा, 6 लिख दिया। अब जब मैंने यहाँ 6 लिखा तो ऑक्सीजन 6 हो गए। अब लास्ट में हम क्या देखेंगे? हाइड्रोजन देखेंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 6 2 जा 12, 12 है यहाँ पे, और यहाँ पर कितने हैं? 6 ये है और 6 ये है। यहाँ पे मल्टीप्लाई गुणा करके देख लो, 3 दूनी 6 और ये भी 3 दूनी 6, तो 6 6 12 हो गए, और यहाँ भी कितने हैं? 12 हाइड्रोजन है। तो ये समीकरण संतुलित हो गई। अब हम एक और समीकरण देखते हैं, Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड प्लस H2O। मैं यहां से ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को थोड़ा आगे लिख देती हूँ। तीसरे नंबर पर आप क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को संतुलित, और चौथे नंबर पर हाइड्रोजन। तो ये पोर्शन इधर अलग है। Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड प्लस H2O ये बनेगा Al2O3 प्लस CH4। ये एक रिएक्शन है। अब यहां पर सबसे पहले कहा, यहां आ जाओ। जब भी कोई रिएक्शन संतुलित करना है तो ये 4 याद होना चाहिए, धातु, अधातु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये क्रम याद होना चाहिए। सबसे पहले आप धातु देखेंगे। यहाँ धातु क्या है? एल्यूमिनियम है। यहाँ एल्यूमिनियम के 4 परमाणु हैं और यहाँ कितने हैं? 2 हैं। इसको 4 करने के लिए हमने यहाँ 2 लिखा, तो अब ये 4 हो गए, एल्यूमिनियम 4 हो गए। दूसरा हम क्या देखेंगे? अधातु देखेंगे। अधातु कार्बन है। कार्बन यहाँ कितने हैं? 3 हैं। यहाँ कार्बन 1 है, तो यहाँ 3 लिख दिया। अब हम फिर से एक बार रिएक्शन को धातु से चेक करते हैं कि कार्बन को संतुलित करने में कहीं धातु की संख्या तो नहीं बिगड़ गई। तो अभी भी धातु यहाँ 4 है, अधातु 3 है, मतलब एल्यूमिनियम 4 है और कार्बन 3 है। यहाँ एल्यूमिनियम 4 है और कार्बन 3 है। इसके बाद अब हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो ऑक्सीजन कितने हैं? 3 2 जा 6, 6 है, तो यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया, ये 6 लिख दिया। अब यहाँ ऑक्सीजन परमाणु कितने हो गए? 6 हो गए। लास्ट में हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को चेक करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 12 है, तो यहाँ भी कितने हो गए? 12 हो गए। तो इस तरह से ये समीकरण संतुलित हो गई। एक और समीकरण हम यहाँ लिखते हैं, CaC2 प्लस H2O, और ये बना रहा है CaOH होल ट्वाइस प्लस C2H2। एसिटिलीन गैस पड़ी होगी, C2H2। तो यहाँ कैल्शियम कार्बाइड जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन गैस बनाता है।
सबसे पहले क्या बैलेंस करोगे? कैल्शियम बैलेंस करोगे, धातु है। कैल्शियम यहाँ कितना है? 1 है। यहाँ भी कैल्शियम कितना है? 1 है। फिर आप क्या बैलेंस करेंगे? अधातु। अधातु क्या है? कार्बन है। कार्बन कितने हैं? 2 हैं। यहाँ भी कार्बन कितने हैं? 2 हैं। तो धातु और अधातु तो बैलेंस है। ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? 2 हैं। तो हम यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन 2 हो गए। हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? इधर 2 और 2 4 है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 दूनी 4, तो 4 हाइड्रोजन। अब हम एक और रिएक्शन देखते हैं। जिंक धातु, किसको? जिंक धातु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर, जिंक धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर क्या बना रही है? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है। ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। सबसे पहले किसे बैलेंस करेंगे? जिंक को बैलेंस करेंगे। जिंक धातु है। यहाँ जिंक कितना है? 1 है। यहाँ जिंक कितने हैं? 1 है। धातु बैलेंस है। अधातु क्या है? क्लोरीन है। यहाँ क्लोरीन कितने हैं? 2 हैं। यहाँ क्लोरीन कितने हैं? 1 है। तो मैंने यहाँ 2 लिखा। अब यहाँ क्लोरीन कितने हो गए? 2 हो गए। हाइड्रोजन को देखते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। यदि कोई एलिमेंट नहीं है, ऑक्सीजन अगर नहीं है, तो हमें टेंशन नहीं लेना है। अगर धातु नहीं है तो टेंशन नहीं लेना, बस क्रम ये रखना है। हाइड्रोजन इधर 2 हो गए, उधर भी हाइड्रोजन 2 हो गए। तो इस तरह से ये अभिक्रियाएं हम संतुलित करते हैं। आपकी बुक्स में कुछ रिएक्शन दी हैं, आप उनको संतुलित करके देखेंगे। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ रिएक्शन दूंगी, जिन्हें आपको होमवर्क के तौर पे संतुलित कर देखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।